दोस्तों, कल मैंने एक भंडारी स्क्रैप पे एक सुप्रीम कोर्ट की जज में वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने इंडिया में बोला कि हमें हिंदी में बना के दीजिए ताकि जो 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 हमारे प्रोफेशनल गांव में रहते हैं, जहाँ जो हिंदी में या यूपी में है, उनको समझ आए। तो ये वीडियो हिंदी में थोड़ा अलग होगा, क्योंकि जैसे आप और पढ़ते हैं तो आपको और समझ आती है। दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी आईटीसी के ऊपर जजमेंट्स दी और बेसिकली सारे केस रिमांड किए गए विद और विदाउट डायरेक्शंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन साहिल एंटरप्राइजेस से झगड़ा शुरू हुआ त्रिपुरा हाईकोर्ट की जजमेंट से, जहां उन्होंने बोला कि ये आईटीसी क्वेश्चनेबल है। और गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल मारुति एंटरप्राइजेस का जजमेंट दी, जो बहुत डिटेल जजमेंट थी। उन्होंने सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पहले डिस्कस की, तो उन्होंने 3-4 लीगल प्रोपोजिशन रखी। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका वेस्टेड राइट नहीं है, ये मतलब ये कोई आपको संविधान ने राइट नहीं दिया, इट्स ए कंसेशन गिवन, ये आपको एक सहूलत दी गई है स्टेट द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, कि अगर आप अपना माल किसी सप्लायर से खरीदते हैं, वो आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करता है और उसकी आप टैक्स पेमेंट करते हैं और सप्लायर आपसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करता है, तो जितना आपने टैक्स दिया उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और बाकी सब चीजें, बाकी सब कंडीशन और भी बहुत सारी कंडीशन हैं। अब गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक झगड़ा ये था कि जो रेवेन्यू क्लेम करता है ये सप्लायर्स नॉन एग्जिस्टेंट थे, फेक थे, इन्होंने रिटर्न नहीं भरी, भाग गई, या इन्होंने जो अपनी टैक्स पेमेंट की उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सारा फ्रॉड था। अब ये 16(2)(c) की फॉर्मल कंडीशन है एंटाइटलमेंट के लिए। दैट इज सेक्शन 16 में आईटीसी की एंटाइटलमेंट तभी होती है जब आप 16(1) को पहले सेटिस्फाई करें और 16(1) के साथ 16(2) की जो फॉर्मल कंडीशन है 6-7, वो भी आपको सेटिस्फाई करनी है। उसमें एक थी 16(2)(c), इसमें कहते हैं सप्लायर शुड हैव फाइल्ड द रिटर्न एंड डिपॉजिट द टैक्स। और नीचे टैक्स लिखा है 16(4) में कि वो टैक्स कैश में जमा कर सकता है और यहां अपने एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट से वो एडजस्ट कर सकता है। दैट इज सप्लायर को एक्चुअली टैक्स डिपॉजिट करना है, वो कैश से करे या राइटफुल मैनर पर अपना एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट से उसको एडजस्ट करे और अपनी रिटर्न भरे ना। सपोजिंग सप्लायर ने आपकी रिटर्न भर दी, वो आपका जो 2B 2AB जो भी आप बोलते हैं उसमें सारी स्टेटमेंट, उसके सारे बिल आ गए और उसके हिसाब से आपने अपनी रिटर्न भर दी उसका सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर, तो जहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि एक और सेक्शन है, सेक्शन 41, कि अगर सप्लायर रिटर्न नहीं भरता या टैक्स नहीं देता, अगर आपने आईटीसी आपने क्लेम कर दिया बेस्ड ऑन टैक्स इनवॉइस, तो उसको आपको आईटीसी को रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट। और वो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि वो आपको राइट देता है कि जब भी सप्लायर टैक्स जमा करेगा, रिटर्न भरेगा, तो वो आईटीसी अपना यू कैन क्लेम बैक। और गुजरात हाई कोर्ट ने एक और बोला कि सेक्शन 53 में जिस स्टेट में सप्लायर ने डीम टू हैव डिपॉजिटेड टैक्स, अगर वो आईजीएसटी बिलिंग है तो टैक्स जहां बिलिंग की गई है उस स्टेट को टैक्स जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल स्टेट है जहां टैक्स जमा हुआ, वो कह रहे हैं मैं टैक्स मिला ही नहीं, तो वो ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक सेक्शन 53 का एक एंगल और ऐड किया, और ये एंगल मेरे हिसाब से बहुत बहुत जरूरी एंगल था जीएसटी मैकेनिज्म को समझने के लिए। अब गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि 16(2)(c) जो प्रोविजन है वो बिल्कुल वैलिड है, उसमें वी कैन नॉट रीड इट डाउन टू मीन एनीथिंग एल्स, कि दिस इज नॉट ए वेस्टेड राइट, कंसेशन स्टेट ने दी, इट कैन बी रेगुलेटेड थ्रू दिस मैकेनिज्म। और गुजरात हाईकोर्ट ने बोला इसमें कोई बुरी बात नहीं, जीएसटी इज रेवेन्यू न्यूट्रल लॉ, कि जितना पैसा आप दोगे उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन बायर कहता है मैंने पैसे दे दिए, सप्लायर ने जमा नहीं कराए, अब ये झगड़ा तुम्हारा बायर और सेलर का है। गुजरात हाई कोर्ट ने इनडायरेक्टली इसको ये बोला कि ये झगड़ा तुम्हारा और सेलर का है, स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है। अगर स्टेट से आपको इनपुट टैक्स लेना है तो आप प्रूव करो कि सप्लायर ने वो टैक्स गवर्नमेंट को जहां से उसने सेल की उसको जमा किया। उसने जमा नहीं किया तो ये सारे झगड़े आपके अपने हैं। सेक्शन 41 में आप क्लेम ले लो, उसको सेल द गुड्स एक्ट में एज अनपेड सेलर केस फाइल करो
उससे टैक्स रिकवरी करो या उसको फोर्स करो टैक्स जमा कराए, तो वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे। तो वकीलों ने बोला कि इसको आप यू कैन रीड इट डाउन टू मीन समथिंग एल्स। तो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला नो, देयर इज नो स्कोप फॉर रीडिंग दिस प्रोविजन डाउन। अब जब ये डेटा जजमेंट गई भंडारी स्क्रैप की, वहां सुप्रीम कोर्ट के आगे इशू रेस किए गए। अब हमारे पास एसएलपी का पिटीशन तो नहीं है, हम एक ऑर्डर बेस पे जा रहे हैं, लेकिन ये एसएलपी वर डिसमिस्ड। अब ये दोस्तों, कुछ मैंने स्पीकर्स को देखा है वीडियो में, जो लोग कहते हैं दिस एसएलपी हैज बीन डिसमिस्ड एट थ्रेशोल्ड। नो, दे आर रॉन्ग। एसएलपी इज ऑन मेरिट्स। एसएलपी के जरूर नहीं होता कि 100 पेज का ऑर्डर हो। एसएलपी कैन बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स इन 1 पेज। सुप्रीम कोर्ट के डीबी ने क्लियर लिखा कि हमने साहिल एंटरप्राइज जजमेंट में पढ़ी है और गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट भी पढ़ी है, और हमारे हिसाब से जो गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट है वो ज्यादा वैलिड है। इट हैज कंसिडर्ड ऑल द पॉइंट्स, देयरफॉर वी रिलाई अपॉन गुजरात हाईकोर्ट। साहिल एंटरप्राइजेस की एसएलपी अभी भी पेंडिंग है, लेकिन इस जजमेंट के बाद अगर साहिल एंटरप्राइजेस को टच करना है तो केस विल हैव टू बी रेफर्ड टू लार्जर बेंच। A DB cannot overrule this particular judgment in Bhandari scrap. तो साहिल में भी सेम इश्यू है, तो the Supreme Court may refer to larger bench. In my opinion, nothing will be referred to larger bench. This will be the law. अब ये जो जितने 16(2)C के झगड़े हैं, almost 45% of litigation in this country is on this. वो झगड़ा मेरे हिसाब से it is settled against the SFC. अब जो मेन इशू ये है कि भाई आपकी जो सप्लायर ने रिटर्न भरी 2B और 2B जो भी वो आप बोलते हैं, वो भरी 5 साल पहले, 5 साल बाद क्या वो केस खोलते हैं, कहते हैं ये सप्लायर चोर था। अब क्या 5 साल के बाद भी मेरे को प्रूव करना होगा? कोर्ट सेड यस, इट इज योर बेबी, you wanted money from the government which you have claimed, which government says this money was never deposited with the government as per law, therefore you claim back. यहां सेक्शन 155 में हमें दुखी करेगा, ऑनस इज अपॉन अस टू क्लेम इनपुट एज क्रेडिट। मैं हमेशा बोलता हूं ये जो रिटर्नों का धंधा है, इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न आर ओनली फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ टर्नओवर एंड योर टैक्स क्लेम्स और टैक्स लायबिलिटीज। द रियल डिटर्मिनेशन इज in 73, 74 and now 74A. तो अगर हमें 74 के नोटिस आए या 74 का झगड़ा हुआ तो ये झगड़े शुरू होंगे, और ये झगड़े अब हमारे को भंडारी स्क्रैप की जजमेंट के अंदर रहकर डिसाइड करने होंगे। तो मारुति एंटरप्राइजेस हैज बीन अपहेल्ड। मारुति एंटरप्राइजेस में उन्होंने क्वेस्ट मार्केटिंग, अराइज इंडिया, ईकॉम गिल सारी जजमेंट्स स्टडी की थी। They still came to the conclusion कि 16(2)C का इन जजमेंट से कोई रेलेवेंट नहीं है। और भंडारी स्क्रैप में तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि ये जो वैट वगैरह की सारी स्कीमें थी वो जीएसटी के मैकेनिज्म से बिल्कुल अलग है। इस कहने का मतलब ये है कि जो जजमेंट्स हम रिलाई करते थे, अराइज इंडिया, शांति किरण, गेरूमल, दो जजमेंट्स इन माय व्यू, नॉटविथस्टैंडिंग एज ए लॉयर आई आल्सो डू लॉट ऑफ अपील्स, आई आल्सो डू लॉट ऑफ हाई कोर्ट वर्क, दो जजमेंट्स will find no place in our scheme of things. So this one page judgment by Supreme Court, which is an order under article 141, अब जब SLP में जो ऑर्डर किए जाते हैं उसे हम ऑर्डर बोलते हैं, उसे जजमेंट कहने का मतलब नहीं है। अब SLP डिसमिस, अब कुछ लोगों को कहना है कि ये SLP डिसमिस द थ्रेशोल्ड, आई थिंक ये ना समझी है। This is dismissed on merits. Once this is dismissed on merits, this is not SLP dismissed as threshold. It is dismissed on merits. Therefore, this becomes a binding law under Article 141 of Constitution of India. अब जितनी आपकी अपीलें हैं, अब उनको डिफेंड करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। कोई ऐसा वेरिएबल छोड़ा नहीं मारुति एंटरप्राइजेस में की जजमेंट में जहां आपको हेल्प मिल सके। हाँ, मारुति एंटरप्राइजेस में एक लेवरेज थी कि क्या आपने चेक किया कि इनमें आपस में कोलूजन था, आपस में मिली भगत 3 लोगों की, बायर और सेलर की, वो एक लीवरेज है। मारुति एंटरप्राइजेस के केस मेरिट्स पे अभी डिसाइड नहीं हुए, वो भी डिसाइड होने हैं। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ 16(2)C को बोला है
कि दिस प्रोविजन इज वैलिड। अगर इसके फैक्चुअल वेरिएबल्स आगे निकलते हैं, जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे और जैसे जैसे गुजरात हाईकोर्ट जो उनके पास 45-46 रिट्स पड़ी हैं बेस्ड ऑन मारुति एंटरप्राइजेज लॉ, जैसे वो मेरिट पे डिसाइड करेंगे तो लॉ में इवॉल्व फर्दर। बट सो फार इफ फैक्ट्स आर अगेंस्ट यू देन 62C इज द finally settled. No relief is possible. But in my view, this is the beginning, not the end. Wait for the judgment of Gujarat High Court on merits in the cases of all the petitioners who were a party in the case of Maruti Wires. Thank you.